जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। हम आपके दोस्त आशीर्वाद आपके लिए। यह कक्षा हिस्ट्री की है, क्लास 8 की, जिसमें हम चैप्टर 7 के बारे में अध्ययन करेंगे और इसमें हम देखेंगे देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। जो देसी जनता है, देसी कौन? जो आप लोग थे, मतलब आपके पूर्वज जो थे, उनको शिक्षित करना, उनको सभ्यता का पाठ पढ़ाना, थोप थाप के जैसे भी करना हो अंग्रेजों द्वारा जो किया गया, उसी के बारे में। सिविलाइजिंग द नेटिव, एजुकेटिंग द नेशन। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कहता है। इसमें कहता है कि अंग्रेजों शिक्षा को किस तरह देखते थे। जो अंग्रेज थे उनके द्वारा शिक्षा को किस तरह देखा जाता था। कहता है हाउ द ब्रिटिश सो एजुकेशन, वे पिछले 200 सालों से किस तरह, पिछले 200 सालों से किस तरह विकसित हुए। और इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी और इस बात में अंग्रेजों के विचार किस तरह विकसित हुए, भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाएगा। जो भारत आप थे, कारण था कि जो अंग्रेज थे शिक्षा को इसलिए इंपॉर्टेंट दे रहे थे कि जब भारत में आए थे तो भारतीयों को, सब लोगों को इंग्लिश आता नहीं था, उनको कम्युनिकेशन में दिक्कत होती थी, बात करने में दिक्कत होती थी, जिसके कारण से उन्होंने सोचा कि नहीं, इस सब बेहुदा जमात को इंग्लिश सिखा देते हैं। पाश्चात्य शिक्षा उसको कहते हैं, पाश्चात्य की शिक्षा उसको कहते हैं, पश्चिम की शिक्षा कहते हैं। तो पश्चिम की शिक्षा को लोगों के ऊपर थोपने लगे। जब पश्चिम की शिक्षा को थोपने लगे, स्कूल खुलने लगे, कॉलेज खुलने लगे, तो लोग उसमें दाखिला लेने लगे, पढ़ने लगे। तब एक तरह से उनके लिए क्या था कि भारतीय लोगों को एक पढ़ा लिखा गुलाम बना करके यूज करना। लेकिन जो पढ़ लिख लेंगे तो स्वाभाविक है कि आप भी देखते हैं कि पढ़ने लिखने के बाद आपकी लेवल बढ़ जाती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाती है। उसके बाद क्या होता है, फिर आगे विचार करेंगे। देखिए क्या कहता है, इनवैलिड इन द लास्ट 200 years इन द प्रोसेस ऑफ दिस inquiry, we will also see how Indians reacted to British ideas and how they developed their own view about how Indians were to be educated, उनको कैसे एजुकेटेड बनाया जाए। फिर देखिए प्राच्यवाद परंपरा, जो क्या था, प्राच्यवाद परंपरा क्या था, परंपरा क्या था, इस पे चर्चा करेंगे, जिसको द ट्रेडिशन ऑफ द ओरिएंटलिज्म, यह क्या था, द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म, यह क्या था, जरा इसके ऊपर विचार करते हैं। तो इसमें कहता है 1783 ईस्वी, यानी बीसी, सॉरी सी सीधा एडी, ठीक है, चर्चा करते हैं। इसमें कहता है में विलियम जेम्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए। वह कलकत्ता उस समय भारत के लिए दिल धड़कन जान सब हुआ करता था। कलकत्ता आए, उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया। विलियम जोन्स एक जज थे, जो कहां आए थे, कोलकाता आए थे। कोलकाता, या इंग्लिश में इसको कलकुत्ता लिखते हैं, कलकत्ता, ठीक है। तो कलकत्ता आए, जूनियर जज के पद पर तैनात किए गए और कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद भी थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था। ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा का उन्होंने ऑक्सफोर्ड में अध्ययन किया था और वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे और अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फारसी भी सीख चुके थे। In 1783, a person named William Jones arrived in कलकत्ता, हाँ वही कलकत्ता,
कैलकाटा, CUTTA, कैलकाटा, हाँ, junior judge at the Supreme Court that the company had set up. In addition to being an expert in the law, Jones was a linguistic मतलब भाषाविद होता है, linguistic. He had studies Greek and Latin at Oxford, knew French and English, had picked up Arabic from a French and had also learned Persian. ठीक है, अपने एक दोस्त से वो पर्शियन भी सीख रहे थे। आगे देखिएगा, फिर क्या कहता है, फिर इसमें कहता है, जैसे कि कलकत्ता में आने के बाद वे रोजाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर उनसे संस्कृत की बारीकियां, उसकी व्याकरण और संस्कृत काव्यों का अध्ययन करने लगे थे, और कुछ ही समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीतिक, नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दिया। ठीक है, एट कलकत्ता he began spending many hours a day with pandits who taught him the stabilities of the Sanskrit languages, grammars and poetry. Soon he was studies ancient India texts on law, philosophy, religions, politics, उसके बाद morality, मैथमेटिक्स, मेडिसिन एंड द अदर साइंसेस। उन्होंने यहाँ आकर के इन सब के बारे में अध्ययन शुरू कर दिया। ठीक है, आगे कौन, विलियम जोन्स। ठीक है, जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनके जैसे दिलचस्पी रखते थे, और हेनरी टॉम्स एक नए थे, कोलब्रुक, हेनरी टॉम्स कोलब्रूम, हेनरी टॉम कोलब्रुक और नेथेनियल हॉल्डहेड एक ऐड थे, नेथेलियल हॉलहेड, हाँ, एक हेनरी टॉम्स कोलब्रुक और एक नेथेलियल हॉलहेड। ठीक है, ये दो थे, जिसमें देखिए क्या होता है, भी भारतीय भाषा सीख रहे थे और भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत व फारसी रचनाओं की अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे, और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे। और इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया। अब इसके बाद साहब तीनों मिल गए, एक ई मिल गए, और इन तीनों को मिलने के बाद एशियाटिक सोसाइटी का, हाँ, एशियाटिक सोसाइटी का गठन इन तीनों ने मिलकर के किया। आगे देखिए फिर क्या कहता है, फिर भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लग चुके थे, और इन लोगों ने मिलकर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नाम शोध पत्रिका का प्रकाशन किया, और एक पत्रिका भी इन्होंने निकाला जिसका नाम था एशियाटिक रिसर्च नाम का एक पत्रिका भी इन्होंने निकाला। और फिर क्या हुआ, लोग, हाँ, ऑफ बंगाल, हाँ, शोध पत्रिका भी प्रकाशन किया। ठीक है, आगे देखिएगा, फिर कहता है जोन्स को कोलब्रुक भारत के प्रति खास तरह का रवैया रखते थे, और वे भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे जोन्स। ठीक है, विलियम साहब जो थे। आगे देखिए, कहता है जोन्स एंड द सिल्क, उसके बाद जोन्स एंड कोलब्रुक
Kelbrook Camden represents a particular attitudes towards India. They shared a deep respect for ancient cultures both of India and the West. ठीक है, दोनों भारतीय और पश्चिमी के बारे में इनकी जो थी। इस तरह जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में जुट गए थे। ठीक है, जो उसका रिजल्टेंट जो होता उनको पहुंचाने में जुट गए थे और उन्हें विश्वास था कि यह परियोजना न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद करेगी, अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद करेगी। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों की भूमिकाएं निभा रहे थे। मालिक यानी मास्टर एंड एक क्या कहते हैं, एक पेरेंट्स, दोनों की भूमिका निभा रहे थे। ठीक है, कौन सोसाइटी का गठन किया गया था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। किसमें? विलियम्स जोन्स एक जज थे जिनको 1783 में बंगाल भेजा गया था सुप्रीम हाई कोर्ट के। उसके बाद इन्होंने कोलकाता, एक जूनियर जज थे, और हेनरी टॉम्स कोलब्रुक, इन्होंने भी देखा कि इन सब भाषा सीख रहे हैं तो इन्होंने एक सोसाइटी की गठन कर दिया। एशियाटिक सोसाइटी का इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नाम का इन्होंने एक पत्रिका लिखने का काम किया और इनके द्वारा लिखी गई एक पत्रिका थी एशियाटिक सोसाइटी, और इन्होंने तीनों बंधु ने मिलकर के एक गठन किया सोसाइटी का, और सोसाइटी एक संगठन बनाया और उसके बाद इसका एशियाटिक रिसर्च का इन्होंने गठन किया। ठीक है, आगे देखिएगा। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कहा सो जोन्स एंड द Colebrook went about discovering ancient texts, understanding their meanings, translating them, and making their findings known to others. This project the believed would not only help the British learning from Indian cultures, okay, then, but it would also help Indians rediscover their own heritage and understand the lost galleries of their past. In the process the British would become the guardians of Indian cultures as well as its masters. ठीक है, मालिक भी बन बैठे थे और गार्जियन भी बन करके काम कर रहे थे। आगे देखना, कहता है इस बात को ध्यान में रखते हुए 1771 में अरबी फारसी इस्लामिक कानूनी का अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। यानी 1781 में एक मदरसा का स्थापना किया गया कलकत्ता में 1781 में एक मदरसा खोला गया कलकत्ता में, देखिएगा। और 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई और हिंदू कॉलेज 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। आगे देखिएगा। उसके बाद हाँ ठीक है, वही सब है जो कह रहा था। या बनारस में हिंदू, हाँ बनारस में था ना, हाँ बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई और स्थापना की गई ताकि वहां प्राचीन सांस्कृतिक ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले। ठीक है, समझ में? वेरी गुड। With his objective in view, a madrasa was set up in Calcutta in 1781 to promote the study of Arabic, Persian, and Islamic law. And the Hindu college was established in the Banaras in 1791. To encourage the study of ancient Sanskrit texts that would be useful for the administrations of the country. ठीक है।
परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे और इनमें से बहुत सारे प्राच्यवादियों के कटु आलोचक भी थे। इनके वे आलोचक भी क्रिटिसाइज भी करते थे। आगे देखिएगा पूरब की जघन्य गलतियां क्या क्या थी, यानी ग्रेव एरर्स ऑफ ईस्ट, जिसमें कहा 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे। प्राच्यवादी और उनका कहना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा है, जो भारत की है या पूरब की ओर जो भी थे, और अवैज्ञानिक अनसाइंटिफिक, और उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य गंभीर और सतही था। इसलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेजों को अरबी और सांस्कृतिक भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने का इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। अरबी साहित्य वगैरह का जो बढ़ावा कर रहे थे, इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। कहता है फ्रॉम द अर्लियर 19th century many British officials begins to criticize the Orientalist visions of learning. They solid that knowledge of the East was full the errors and the unscientific thought. Eastern literate was non-serious and light-haired, so they argued that it was wrong on the part of the British to spend so much effort in encouraging the study of fabric and Arabic and Sanskrit languages and literates। ठीक है, इतना हमने देखा। आगे देखिएगा, फिर कहता है प्राच्यवादियों पर हमला करने वालों में जेम्स मिल प्रयुक्त, एक जेम्स मिल थे। ठीक है, मिल बच्चे जब ग्रेजुएशन में जाते हैं तो उनको जेम्स मिल ये सब के बारे में पढ़ना पड़ता है। जेम्स मिल हो गए, प्लेटो हो गए, उसके बाद अरस्तु हो गए, मैकियावेली हो गए, ये अभी आप लोगों को उतना नहीं, लेकिन जेम्स मिल समझ लीजिए एक जो क्या कहते हैं, एक लेखक थे, एक सिद्धांतकार थे, बस इतना जान के भी चलिए। ठीक है, आगे देखिएगा, उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीजों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्य की बजाय ये पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह वैज्ञानिक और तकनीक उसके बाद सफलताएं हासिल कर ली है। ठीक है, यही सारी कहानी है कि टेक्नोलॉजी, और जानते हैं कि यह टेक्नोलॉजी हासिल करने में उनको भी बहुत लमसम 300 से 400 साल वर्ष लगे। वो साइंस की ओर आगे देखा कि आपने 11th क्लास का है जब, तो उसमें आप लोग देखिएगा, फिर जिसमें उनको रिनेसांस शब्द हुआ, पुनर्जागरण हुआ, तो 1300 से लेकर के 1700 तक का काल है, जिसमें 100 साल 1500 से 1600 पूरे विज्ञान वगैरह पे फोकस किया गया। आगे देखते हैं फिर क्या होता है। 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया था और थॉमस बैंगविक्टन मैकाले इन आलोचकों में सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे। बाय द 1830s द अटैक्स ऑन द ओरिएंटलिस्ट बिकम्स one of the most outspoken and the influence of such criticism of the time was थॉमस बैंटिंगटन मैकाले। ठीक है, यह उनका पूरा नाम था। मैकाले के और भारतीय में शिक्षा पद्धति में मैकाले का योगदान माना जाता है। आगे देखिए फिर क्या होता है। मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समक्ष नहीं थी, मैकाले ने कहा। आगे देखिए फिर क्या कहा और क्या सुना। फिर देखिएगा, कहता है नो ब्रांचेज ऑफ ईस्टर्न नॉलेज अकॉर्डिंग टू हिम कुड बी कंपेयर्ड टू व्हाट इंग्लैंड हैड प्रोड्यूस्ड। कहा मैकाले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। मैकाले ने कहा था कि जैसे लाइब्रेरी होती है तो लाइब्रेरी में जो एक रैक बना दिया, तो मैकाले ने तुलना किया कि इस रैक में केवल जितनी पुस्तकें रखी हुई है, वो बेहुदा को पता नहीं था कि एक गीता अगर ले लिया जाए तो पूरा उसका यूरोप का संस्कृति खरीदा जा सकता है। गीता में इतनी धनी है, पैसे के मूल्य नहीं कहता हूं, उसकी चेष्टा के ऊपर कहता हूं।
मैकाले ने कहा कि एक रैक के बराबर पूरे अरबी, जो आप देखते हैं ना मिडिल ईस्ट का एरिया जिसमें अरब वगैरह ये सब है, सऊदी अरब वगैरह ये सब जो है ना, सऊदी अरब ये सब, और इतना जो कुदक रहा है फुदक रहा है मैकाले वाला बात, यूरोप में आप देखते हैं कि अरबों का छत्र छाया हुआ तब जाकर के उनकी शिक्षा का हुआ। उसके बाद आपने देखा कि चीन द्वारा पेपर किया तब जाकर के उनका विकास हुआ। इतना जो फुदक रहे थे 1300 के आसपास, 11th क्लास की हिस्ट्री में पढ़ना है, राइटिंग लेखन कला एवं साहित्य में, तो उतना फुदक रहा है। तो मैकाले कहता है कि केवल एक रैक के बराबर इन सबका साहित्य, सबका संस्कृति ज्ञान खत्म हो जाएगा। आगे देखिएगा, इसी पर एक घटना होती है। एक बार 1800-1900 के बीच में मुजफ्फरपुर बिहार में एक जगह है, वहां एलएस कॉलेज है, लंगर सिंह कॉलेज नाम है उसका, एलएस कॉलेज शॉर्ट में कहा जाता है। एक बार की घटना है, एक लंगर सिंह हुआ करते थे, सराय उनका घर था। तो एलएस कॉलेज सबसे पुराना कॉलेज है, एकदम अंग्रेजों द्वारा, उसमें भूल भुलैया भी अंदर में है, लोग गए तो निकल करके नहीं आते थे, अंग्रेजों ने बनवाया था। वो बेचारा लंगर सिंह रेलवे में काम करता था, उसका पैर कट गया था, उसका पैर कट गया था। तो वो बेचारा वो पैसा तब वो गया, तो कहते हैं तब वो गया, जब सबको बुलाया गया कि कौन लोग कितना चंदा देंगे, तो लंगर सिंह भी गया उसमें। तो उसको गेट पर ऐसे ही फकीर की तरह बेचारा रहता था, उसको बहुत बड़ा जमींदार था, बहुत बड़ा जमींदार था, अंदर ढुकने नहीं दे रहा था उसको। तो वो गेट पर खड़ा होकर बोला कि सीधा बोलिए कि हुजूर लंगर सिंह आया हुआ है, लंगर सिंह आया हुआ है। तो वो जब बेचारा अंदर गया, पूरा सभा में कलेक्शन होके 1 लाख रुपया, पूरा 1 लाख रुपया उस समय पूरा था, 1800 1850 के आसपास। तो ये बोलता है, तब पूछा कि लंगर तुम क्या दे दोगे, नाम था इसका। तो बोला कि हुजूर आप जितना ये आपका चंदा हुआ है ना, और जितना कम रहा है वो सारा हम दे देंगे। उस समय वो 20-25 लाख में कॉलेज बना था, तो बाकी दिए लंगर सिंह, पूरा चंदा मिला के 1 लाख रुपया पूरा था। ऐसे ऐसे हस्ती हुए हैं, एक पर एक राजे रजवाड़े हुए हैं। तो वो कॉलेज आज भी कभी देखिएगा आप लोग खोल करके, लंगर सिंह बहुत पुराना कॉलेज है, बिहार में मुजफ्फरपुर है एक जगह, वहीं का है। और यह कॉलेज का इतिहास इसलिए है क्योंकि भारतीयों को वह कम आंकता था, कम आंकता था कि उसका कुछ अस्तित्व नहीं है, लेकिन एक लंगड़ा और नंगा फकीर उसके पूरे कॉलेज को बनवाने के लिए राशि दे रहा था। मतलब कहने का मतलब है कि उन दिनों भी आप पूरे अंग्रेज मिलकर के एक कॉलेज नहीं खोल सकते हैं, और एक भारतीय अकेला होकर के पूरे कॉलेज को खोल दिया। एक और घटना है वहीं की, एक भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज है, मोती झील है मुजफ्फरपुर में। एक ऐसे ही कॉलेज में एडमिशन के लिए एक पिता जाता है अपनी बच्ची के लिए, तो कहता है कि एडमिशन के लिए तो नहीं हुआ, तो कहता है कि अपना कॉलेज खोल लो, अपनी बेटी के लिए पढ़ाने के लिए कॉलेज खोल लिया। भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज मोती झील में है मुजफ्फरपुर में, आज भी वो कॉलेज है। तो जातिवाद इस पर उसने कॉलेज खोल लिया। तो एक पर एक घटना है, भारत ऐसे ही नहीं हुआ है, और सोने की चिड़िया बनने के पीछे लाखों साल इसमें क्या क्या गमाया और क्या क्या सब लूटा, अफगान भी लूटा, मुगल भी लूटा, अंग्रेज भी लूटा, लेकिन फिर भी वही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए क्या कहता है। चलिए फिर उसी के बाद कहता है, मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समक्ष नहीं थी। नो ब्रांचेज ऑफ ईस्टर्न नॉलेज अकॉर्डिंग टू हिम कुड बी कंपेयर्ड टू व्हाट इंग्लैंड द प्रोड्यूस, ठीक है, जो प्रोड्यूस करता है इंग्लैंड। मैकाले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही, उसमें जो रखा हुआ जो किताब होता है, भारत और अरब के समूचे देशों साहित्य के बराबर है। और उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है, आगे चाहिए, क्योंकि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। फिर कहा, गहन ऊर्जा और आवेश पूर्वक मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर जोर दिया, और अंग्रेजी भाषा सिखाने पर तो मैकाले का बहुत बड़ा योगदान रहा है भारत के लिए। और जिसमें कहता है, विथ अ ग्रेट एनर्जी एंड पर्सियन मैकाले emphasized that need to teach the English language। फिर कहा, अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया के श्रेष्ठतम साहित्य कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ के लोग
पश्चिम विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास का अवगत कर पाएंगे नहीं। तो बेहुदागिरी वाला बात हो गया। इसलिए उसको अपनाया गया कि हमारे लिए नए शासित वर्ग पैदा हो जो हमारी बातों को समझ सके और भारत में हमको शासन करने में आसानी हो। इसलिए मैकाले ने सोचा कि हम भारत में इंग्लिश को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, भारत की पॉपुलेशन 125 करोड़, 125 करोड़ में अगर जनसंख्या निकाला जाए 25 करोड़ का अगर मान के चलिए मोटा मोटी 70% निकालेंगे तो कितना होगा, 7 दूनी 14 और उधर हो जाएगा तुम्हारा 3.5, 14 और 3 17, 17 करोड़ और 70 करोड़ कितने हो गए कुल मिला करके 17 और 14, 17 और 14, 17 और 17 यानी 70 करोड़ और 17, 87 करोड़ के आसपास, 87 करोड़ के आसपास भारत में लोग हिंदी बोलते हैं और फिर भी हिंदी राष्ट्र नहीं दिला पाए हैं आज तक। भारत में 85 करोड़ 87 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं, फिर भी आपका हिंदी राष्ट्र नहीं हो पाया है। ग्लोबलाइजेशन, चीन से अगर आपको बात करना होता है तो आपको मंदारियन सीख करके वहां सेना से बात करने के लिए जाना पड़ता है। वो हिंदी इंग्लिश जानते हुए भी इंग्लिश नहीं बोलता है, लेकिन आपको मंदारियन सीख करके उससे बात करने से क्या बात करेंगे भाई, हम ठिका लेके रखे हुए हैं उसका, लड़ो साला, तुमसे ज्यादा जनसंख्या रखे हुए हैं, लड़ो भाई, नवयुवक उससे ज्यादा है हमारा, उसका 30% होगा, आपका 60% है, भिड़ जाइए एक बार, हाथापाई हो जाए। क्या जी पीछे हटिएगा, बिल्कुल नहीं हटिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इसमें कुछ बढ़ते हैं। हमारी जनसंख्या 60% पॉपुलेशन यंग जनसंख्या है, जो कि 35 साल तक वाले में चल रहा है, उनकी जनसंख्या बूढ़ी होती जा रही है। प्रमोट करा सरकार, बच्चा पैदा करो, लेकिन अभी वैसी बात नहीं है। कहने का मतलब है कि उन्होंने टेक्नोलॉजी पे ज्यादा काम किया है, चीन वगैरह का है टेक्नोलॉजी पे ज्यादा काम है, हमारे ऊपर अब ध्यान दिया जा रहा है और विश्व में आज हमारी एक पकड़ हो गई है, थैंक्स टू गवर्नमेंट कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं मात खाते ही हैं आंदोलनिक चीजों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो बेरोजगारी का मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट का आते चला जा रहा है, जिसमें सरकार इसमें विफल रही है, नो डाउट गवर्नमेंट इसमें फेल्यूर रही है। आगे बढ़ते हैं। ओके, कहता है कि अंग्रेजी, हाँ उसके बाद अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया के श्रेष्ठतम साहित्य कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ के लोग पश्चिम विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे। यही सब बात है। आगे देखिए, फिर कहता है अंग्रेजी पढ़ना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृतियों को बदलने का रास्ता हो सकता है। टीचिंग्स ऑफ इंग्लैंड कुड इंग्लिश could thus be a way of civilizing people, changing their tastes, values and culture। ठीक है, आगे देखिएगा। मैकाले के मिनट्स यानी विवरण के आधार पर 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम, 1835 एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। 1835 एक्ट ऑफ 1835 जिसमें क्या हुआ था देखते हैं। अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया और ये फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजों को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता मदरसे तथा बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्कृतियों को, क्योंकि यहाँ प्राचीन काल के पढ़ाए जाते थे, वेद वगैरह ग्रंथ वगैरह भी, इन सब चीजों पे भी फोकस किए जाते थे, को प्रोत्साहन न दिया जाए और इन संस्थाओं को अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की ज्ञान दी जाए। और अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठ्यपुस्तकें छपने लगी थी। ठीक है, आगे देखिएगा। व्यवसाय के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर द कॉमर्स, क्या था इसमें कहता है कि 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जाना जाता है, इसको वुड रिपोर्ट भी बोला जाता है। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर
दोहराया गया है कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितनी व्यवहारिकता लाभ होंगी, इसके बारे में बताया गया। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, चलिए। तर्क में दिया गया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। अच्छा, अंग्रेजी पढ़ेंगे तो नैतिकता हमारी बदल जाएगी क्या? पहले हमारी नैतिकता नहीं थी। देखिए, ढकोसलेबाजी थी। उनको एक पढ़ा लिखा वर्ग चाहिए था जो उनके शासन का हिस्सा बन सके, और इसीलिए अंग्रेजी पढ़ाना चाहते थे। ठीक है, आगे बढ़िएगा। उसके बाद 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए और सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया, और ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके और विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए ये भी कदम उठाए गए। और 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, तो उसी समय कलकत्ता, मद्रास और बंबई विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई जा रही थी और स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास किए गए थे। ठीक है। Following the 1854 dispatch, several उसके बाद were introduced by the British education departments of the government were set up to extend controls over all matters regarding education. Steps were taken to establish a system of the university education in 1857, while the sepoys rose in revolt in the Meerut to Delhi. Universities were the beginnings established in the Calcutta, Madras and Bombay. Attempts were also more to bring about change within the system of school education. ठीक है। नैतिक शिक्षा की मांग क्या थी? द डिमांड्स फॉर द मोरल एजुकेशन, जो आपकी नैतिकता है वही हमारी शिक्षा है। तो नैतिक शिक्षा की मांग होने लगी, जिसमें कहता है कि 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध भी कंपनी को भय था कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से, जो प्रचारक थे, जो एजुकेशन उसकी गतिविधि एक्टिविटी के से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा और लोग भारत में अंग्रेजी की उपस्थिति को शक की नजर से देखेंगे कि यह सही नहीं है। तो फिर देखिए, ब्रिटिश नियंत्रण वाले भू क्षेत्रों में अपनी संस्थाएं न खोल पाने की वजह से प्रचारकों ने अंततः सेरामपुर में अपना मिशन खोला। यह इलाका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में, डेनिश जो डेन वाले थे ना, डेनिश, उनके नेतृत्व में था। आप देखे थे कि भारत में डच आए थे, डेनिश आए थे, पुर्तगीज आए थे, फ्रेंच आए थे, इंग्लैंड आए थे, ये सारे द्वारा भारत में शासन किया गया ना जी। कुछ ना कुछ दिन कहीं ना कहीं कुछ सबसे फर्स्ट में आने वाला पुर्तगाली है। ठीक है, पुर्तगाली है भारत में, सबसे पहले पुर्तगाली आया था और सबसे बाद में जाने वाला भी पुर्तगाली है। 1962 के आसपास जाता है पुर्तगाली, 61-62 में भारत छोड़ करके जाता है। आज भी पुर्तगाल के, आप जब गोवा में जाते हैं ना, गोवा में तो कहते हैं ना, गोवा वाले बीच पे रानिया के मीच के गाना जो गाते हैं आप लोग, तो गाना इसलिए है ना क्योंकि वह इंग्लैंड की जो कल्चर है उसको फॉलो कर रही है। जो इंग्लैंड, डच वगैरह जो आप देखते हैं कि विदेशियों का जो कल्चर है उसको फॉलो कर रही है। उनको फर्क नहीं पड़ता है कि कपड़ा आधा पहनना है कि पूरा पहनना, ये हमारे भारतीय संस्कृति का कल्चर है। तो कहने का मतलब है वह उन ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं और हम है कि अपने ट्रेडिशन को फॉलो करें। वो भी सही है, हम भी सही है, दोनों सही है। ठीक है, इसलिए उनको गलत नजर से मत देखिए। उनका वो कल्चर बन चुका है, क्योंकि स्वाभाविक है कि उनकी हैबिट में आ चुका है कि हमारा रहन सहन, लाइफ स्टाइल यही है, तो यही है, उसमें कोई परिवर्तन की बात नहीं, इसलिए वो भी सही है। ठीक है, आगे देखिएगा। फिर उसी चीज को कहा स्थानीय जनता के बीच असंतोष, फिर कहा कि देखिएगा आगे, फिर कहा कि ब्रिटिश नियंत्रण वाले भू क्षेत्रों में अपनी संस्थाएं न खोल पाने की वजह से, आगे देखिएगा, प्रचारकों ने अंततः श्रीरामपुर में अपना मिशन खोल दिया और इसका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था। वर्ष 1800 में एक छापाखाना लगाया गया और 1808 में एक कॉलेज खोला गया। तो 1800 में एक छापाखाना और 1818 में एक कॉलेज खोला गया। ठीक है,
आगे 19वीं सदी के दौरान पूरे भारत में प्राच्य स्कूल खोले गए और परंतु 1857 के बाद भारत की ब्रिटिश सरकार प्राच्य शिक्षा को प्रयत्न सहायता देने में आनाकानी करने लगी। Over the 19th century, missionaries, scholars were set up all over India after 1857. However, the British government in India was the reluctant to directly support missionary education। ठीक, विलियम एडम की रिपोर्ट, द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम, इसमें कहा कि 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम, स्कॉटलैंड का था ये बेहुदा, ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया और कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था और एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की वह दिलचस्प थी। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज्यादा पाठशालाएं हैं और ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे और जिनमें आमतौर पर 20 से ज्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे और फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुछ संख्या काफी बड़ी यानी 20 लाख से भी ज्यादा पाई गई थी। गुना कर दो, 1 लाख स्कूल मिला और 1 लाख विद्यालय छोटे छोटे और 1 लाख में 20 से गुना कर दो, 20 लाख हो गया। सोचिए उस समय भी। आगे देखिएगा, फिर कहा एडम ने पाया कि यह लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफी अनुकूल है, मतलब अच्छी, उसने बताया कि अच्छी है। फिर कहा उदाहरण के लिए फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थी क्योंकि जो लोग थे बच्चे उच्चे सब चले जाते थे फसल काटने। फिर क्योंकि उस समय गांव उसी चीज को कहता है, बच्चे वगैरह गांव में खेती में काश्तकारी बच्चे होते थे और उनमें काम करने के लिए चले जाते थे। ठीक है, आगे देखिएगा, नई दिनचर्या नए नियम, न्यू रूटीन्स न्यू रूल्स। 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था और इसलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में कभी ज्यादा दखल नहीं दिया और 1854 के बाद कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला किया और अप टू द मिड 19th century द कंपनी वाज द कंसर्न्ड primarily with high education, so it allowed the local pathshalas of the functions without much interference. After 1854 the company decided to improve the systems of the vernacular education act लाया गया, vernacular। ठीक है, आगे देखिएगा, सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी स्कूल पर रख लिया। इनमें से प्रत्यक्ष पंडित को 4 से 5 स्कूलों की देखरेख का जिम्मा सौंपा जाता था। पंडितों का काम पाठशालाओं का दौरा करना और वहां अध्यापन की स्थितियों में सुधार कर लाना था और जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने की वजह अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी वे सरकारी सहायता प्राप्त और नियमों से चलने वाली पाठशालाओं के सामने कमजोर पड़ने लगे। ठीक है, ओवर द गुरुज who wanted to retain their independence found in the difficult to compete with the government added and the regulated पाठशालास। ठीक है, आगे राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची, या क्या थी राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची की अगर बात करते हैं, जिसमें द एजेंडा फॉर द नेशनल एजुकेशन। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत में विभिन्न लोगों के बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापक प्रसार की जरूरत पर जोर देने लगे थे और यूरोप में आ रहे बदलावों से प्रभावित कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिम शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है। उन्होंने अंग्रेजों से आह्वान किया कि वे नए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोले तथा शिक्षा पर ज्यादा पैसा खर्च करे। ठीक है, आगे देखिएगा फिर क्या कहा जाता है, अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है, अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। इंग्लिश एजुकेशन हैज द इंस्लेव्ड अस, जिसमें कहा कि महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है और उसके प्रभाव में आकर
यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठता मानने लगे हैं और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया है। महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा है, यह पापपूर्ण है, इसने भारतीयों को दास बना दिया है, इससे लोगों पर प्रभाव डालता है और उनके मुताबिक पश्चिम से अभिभूत, पश्चिम से आने वाली हर चीज की प्रशंसा करने वाले इन संस्थाओं में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे थे और महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे। और राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थाओं को छोड़ दे, वकीलों को वकालत छोड़ दे, डॉक्टरियों को डॉक्टरी छोड़ दे। लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। अपने इंग्लिश पढ़ के आए थे, बैरिस्टर थे, समझे, खुद इंग्लिश पढ़े होते। बैरिस्टर जितने भी थे लगभग बैरिस्टर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बैरिस्टर थे, वो महात्मा गांधी बैरिस्टर थे। उसके बाद आप देखते हैं कि चाचा नेहरू सब बैरिस्टर थे, पटेल जी लोग, सब लोग बैरिस्टर था, सब लोग बैरिस्टर था। वकालत करके कमाता था, बिना काम को ढूक गया हमें। आगे देखिए फिर क्या कहता है। और उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जानी चाहिए शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है और उनसे उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया जाता है और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया गया। और उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके थे। महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है और उनमें पाठ्य पुस्तकों पर तो जोर दिया जाता है, लेकिन जीवन अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान की अपेक्षा की जाती है। और गांधी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं है। यह गांधी के विचार थे जिसको हमने देखा और कहा। अब टैगोर का शांति निकेतन, जो टैगोर थे, रविंद्रनाथ टैगोर, उनके बारे में देखते हैं। ने यह संस्था 1901 में खोली थी। ठीक है, यह संस्था 1901 में खोली थी और टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे, वहां उनका दम घुटता था। रविंद्रनाथ टैगोर स्टार्टेड द इंस्टीट्यूशन इन द 1901 एज अ चाइल्ड। टैगोर हेटेड गोइंग टू स्कूल। आप लोग का भी मन करता होगा ना स्कूल जाने से, बंद कर देता है गेट, बाहर से रहो अंदर, सुबह से लेकर के शाम तक। बोरिंग लगता है ना? नहीं लगता है। चलिए, और ही फाउंड इन द, हम तो भाग चलते थे स्कूल में, छोड़ के कूद के पीछे से भाग जाते थे। कौन बांधेगा जी? दुगोरवा बंधाया है, चरगोनवा बंधाता है, गाय गोरू, हम गाय गोरू है जो बांध के रखिएगा। आगे बढ़िए फिर देखिए फिर क्या कहता है, देखिएगा। जहां वे मुक्त और रचनाशील हो, जहां वे अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझे। बिल्कुल, अब मान लो कि हम पढ़ रहे हैं, हमको खेलने का मन किया तो हम बैट बॉल खेल लेंगे, फिर पढ़ने का मन किया फिर आगे पढ़ लेंगे। इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर को स्कूल बोरिंग लगता था और हम सब बच्चा को लगता है। आगे देखिएगा। फिर उसके बाद बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कमोबेश एक जैसी राय रखते थे, लेकिन दोनों के बीच फर्क भी थे। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकियों की उपासना के कट्टर आलोचक थे। टैगोर आधुनिक पश्चिम सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिलित करना चाहते थे और उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया। इन मेनी सेंसेस टैगोर एंड द महात्मा गांधी thought about educations in the similar ways. There were, however, differences too. Gandhi's was the highly critical
criticals of a Western civilization and its worship to machines and the technology, Tagore wanted to combine elements of the modern Western civilization with what he saw as the best within Indian traditions. He emphasized the need to teach science and technology at Santiniketan along with art, music and डांस। आगे बढ़े, ठीक है। अब देखते हैं सभ्य करने के लिए शिक्षा, एजुकेशन एज अ सिविलाइजिंग मिशन। क्या था, इसको कर करके देखिएगा। टॉम्स आर्नोल्ड उस दौर के सबसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक विचारकों में से थे। वह रग्बी नामक प्राइवेट स्कूल के मुख्य अध्यापक थे और माध्यमिक स्कूल की पाठ्यचर्चा में 200 साल पुरानी ग्रीक और रोमन शास्त्रीय कृतियों के विस्तृत अध्ययन की हिमायत करते हुए उन्होंने कहा था कि अर्नोल्ड का मानना था कि शास्त्रीय कृतियों के अध्ययन से दिमाग अनुशासित होते हैं और वास्तव में उस काल से ज़्यादातर शिक्षाविदों की मान्यता थी कि इस तरह का अनुशासन बहुत ज़रूरी है। तो यह कक्षा आपकी समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम पुनः मिलेंगे दूसरे विषयों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।